हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद चर्चित मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे, नेपाल में चुनाव और भारत के साथ इसका क्या कुछ संबंध है, इस पर आज की चर्चा आधारित रहेगी। देखिए, नेपाल में हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है। 20 नवंबर को ये चुनाव आयोजित करवाए गए थे। ठीक है, तो ये चुनाव जब आयोजित करवाए गए तो इससे निश्चित तौर पर यह हमें समझने की आवश्यकता होगी कि इन चुनावों के बाद जो परिणाम आएगा उसके कंटेक्स्ट में ये समझना होगा कि भारत के साथ में जिस तरीके से नेपाल का राजनीतिक आर्थिक संबंध रहा है, सांस्कृतिक संबंध रहा है, उस पर इस चुनाव के परिणाम का क्या प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही जो अभी तक दोनों देशों के बीच में अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग आयामों में संबंधों का ताना बना रहा है, ये क्या कुछ रहा है, इसके कंटेक्स्ट में इन सभी बातों के बारे में हमें जानने की आवश्यकता होगी। ठीक है, आइए इसको और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, नेपाल में आम चुनाव संपन्न हो चुका है। 20 नवंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया था। एक चरण में ही ये चुनाव हुआ है। क्लियर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। ईवीएम क्या हुआ? ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है चुनाव में। यहां पर मतपत्र का यानी कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है ना। अब इसी कारण से जाहिर सी बात है, इसकी गिनती में तो समय लगेगा ना, तो इसलिए अभी तक इसमें फाइनल जो रिजल्ट है वो रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। 2 दिन तो बीत ही चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट आया नहीं। आ ही जाएगा, 1-2 दिनों में ये रिजल्ट आ ही जाएगा और इससे आगे और क्लियर हो सकेगा कि किस राजनीतिक दल को बहुमत मिल रहा है। बहरहाल वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में भारत के साथ में जो नेपाल का राजनीतिक संबंध है एट प्रेजेंट, वो ठीक संबंध कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो वहां पर सरकार काम कर रही है, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने को महत्व देते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा ये विचार कर ले कि वहां की जो संसदीय संरचना है किस तरीके से काम करती है। देखिए, ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर का पाठ्यक्रम के लिहाज से कुछ खास महत्व नहीं है ना, पहले ही मैं आपको संकेतित कर दूं। लेकिन चूंकि वहां पर चुनाव संपन्न हुए हैं और जब चुनाव संपन्न हुए हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेना बेहतर रहेगा, ताकि हम चीजों को और अच्छे तरीके से इलैबोरेट कर सके। यहां ध्यान रखिएगा कि भारत में जिस तरीके से निर्वाचन कार्य होता है या फिर जिस तरीके से यहाँ की संसदीय व्यवस्था काम करती है, तो नेपाल के साथ यदि इसकी तुलना करके देखें तो कुछ हद तक तो समरूपता है, लेकिन कुछ हद तक समरूपता नहीं भी है। कैसे? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वहां पर भी संघीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल है, जिस तरीके से भारत में केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारें काम करती हैं। वहां पर भी लोकसभा जैसी व्यवस्था है और यहाँ पर भी लोकसभा जैसी व्यवस्था है। लोकसभा है ही भारत में। क्लियर। तो एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न हो जाती है, वो क्या है कि संघीय विधानमंडल में जिन 275 सीटों के लिए चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं, इनमें से 165 सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव आयोजित किया जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। और बाकी जो सीटें बची, बाकी कितनी सीटें बची? 110, है ना। इसके लिए जो चुनाव होता है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में PR लिख देता हूं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। चलिए, यही ही व्यवस्था प्रांतीय विधानमंडल से संबंधित जो चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं इसमें भी लागू होती है। क्लियर। थोड़ा सा एक और जो रोचक तथ्य है यहाँ के निर्वाचन व्यवस्था में, वो ये है कि भारत में सामान्य तौर पर एक व्यक्ति एक उम्मीदवार को वोट देता है ना, और साथ ही यहाँ पर केवल उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। भारत में यहाँ पर किसी राजनीतिक दल को एज सच वोट नहीं दिया जाता है ना। उदाहरण के तौर पर आप
मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल है, उसके लिए आप वोटिंग, उसको आप मतपत्र नहीं डालते हैं, है ना। ईवीएम से जो भी आप वोटिंग देते हैं उसके लिए आप नहीं देते हैं, है कि नहीं। आप सीधे किसी उम्मीदवार के नाम पर ईवीएम में जाकर करके और जो भी बटन है वो आप प्रेस करते हैं, इजंट इट। लेकिन यहां पर क्या होता है कि उम्मीदवार के लिए भी वोटिंग की जाती है और साथ ही राजनीतिक दल के लिए भी वोटिंग होती है, राजनीतिक दल के लिए। बात समझ में आ रही है ना। और ये व्यवस्था दोनों ही स्तरों पर लागू होती है, ठीक है, संघीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल। तो इस तरीके से 2 वोट यहां पर दिया जाता है और 2 वोट यहां पर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर करके 4 मतपत्रों का इस्तेमाल जो मतदाता हैं वो करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये व्यवस्था लागू होती है। और जहां तक बात आती है कि भाई अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से कैसे सीटें भरती हैं, तो उसका निर्धारण इसी के माध्यम से किया जाता है कि जो मतदाता राजनीतिक दल को वोट दिए, तो इन राजनीतिक दलों को कितनी सीटें मिली, है ना, उम्मीदवारों के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। और उसी के आधार पर यह तय होता है कि कितनी सीटें इनको यहां पर मिल सकती हैं या फिर यहां पर मिल सकती हैं। इस तरीके से यह व्यवस्था काम करती है। लेकिन इसमें हमें बहुत अधिक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस केवल मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया कि यहां पर व्यवस्था ऐसे काम करती है ना। चूंकि रोचक यहां पर बात यह हो जाती है, क्योंकि भारत में केवल एक ही बार वोटिंग की जाती है, एक ही उम्मीदवार को वोटिंग की जाती है, जबकि यहां पर 2 स्तरों पर वोटिंग की जाती है, उम्मीदवार के लिए भी और राजनीतिक दल के लिए भी, यहां पर भी और यहां पर भी। तो इस लिहाज से ये थोड़ी सी विशेष बात हो जाती है, इसलिए आपके लिए ये एक रोचक तथ्य है। दूसरी बात यदि हम देखें तो नेपाल में लंबे समय से राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता की स्थिति देखी गई है। पहले यहां पर एक लंबे समय तक राजशाही की स्थिति थी, उसके बाद यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल की गई और 2015 में यहां पर क्या किया गया, 2015 में यहां पर संविधान को स्थापित किया गया, है ना। संविधान सभा का निर्माण किया गया था और उसके द्वारा संविधान बनाया गया, है ना। 2017 में यहां पर एक आम चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन इन आम चुनाव में जिस व्यक्ति को और जिस दल को बहुमत मिला, उसे 2 बार विघटन का सामना करना पड़ा, अपने सदन का विघटन करना पड़ा। और उसके बाद जुलाई 2021 में, है ना, जुलाई 2021 में फिर से एक दूसरे व्यक्ति ने पदभार ग्रहण किया, वहां के प्रधानमंत्री का। अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि 2017 में किस व्यक्ति को बहुमत मिला था, वो उनका नाम था केपी शर्मा ओली, है ना, केपी शर्मा ओली। और 2021 में, जुलाई 2021 में कौन फिर पीएम के पद को संभालते हैं, उनका नाम है शेर बहादुर देउबा, शेर बहादुर देउबा, ठीक है ना। यहां पर इन दोनों का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है जानना कि जो केपी शर्मा ओली जी हैं ना, इनके नेतृत्व में यदि सरकार बनी है, सरकार बनती है, तो इनका जो इंक्लिनेशन है, इनका जो झुकाव है, वो सामान्यतः चीन की तरफ ज्यादा होता है, भारत के तरफ इनका झुकाव कम होता है ना। और यहां पर एक और रोचक बात मैं आपको बता दूं, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, कि हालिया चुनाव में जब ये किसी चुनाव सभा को संबोधित कर रहे थे, तो इसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो क्षेत्र भारत ने ले लिया है वो हम वापस लेंगे यदि हम सत्ता में आते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र की बात ये कर रहे थे, इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन इस तरीके की बातें केपी शर्मा ओली जी ने हालिया चुनावी संबोधन में की थी। बात समझ में आ रही है? तो इससे आपको लग सकता है कि जो इनका इंक्लिनेशन है किस तरीके से दूसरे दिशा में है, चीन की दिशा में है। वहीं जो शेर बहादुर देउबा जी हैं, ये वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हैं और इनका भारत के साथ में एक सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें आपको यहां पर समझने की आवश्यकता है। अब हम
एक एक करके इसको और थोड़ा सा विस्तार से समझें कि भाई यदि हम भारत और नेपाल के बीच संबंधों के ताने बाने को समझें तो वो कहां कहां पर किस तरीके से दिखते हैं, है ना। पहली बात तो यहां पर यह है कि दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंध सदियों से रहा है ना, चाहे वो पौराणिक संबंध रहा हो या फिर ऐतिहासिक संबंध रहा हो, है ना, ऐतिहासिक संबंध। ठीक है, पौराणिक स्तर पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर है। नेपाल के काठमांडू में एक पशुपतिनाथ मंदिर है जो हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही एक पवित्र मंदिर के तौर पर जाना जाता है। साथ ही जो जनकपुर है, जनकपुर को भी नेपाल में माना जाता है, जो कि सीता जी के जन्मस्थली के तौर पर उसे देखा जाता है कि नहीं। तो ये सभी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि पौराणिक तौर पर भारत और नेपाल के बीच के संबंध को जोड़ती हैं। और साथ ही ऐतिहासिक स्तर पर बात करें तो फिर लुम्बिनी में ही किसका जन्म हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और महात्मा बुद्ध फिर बाद में बुद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और फिर उनसे संबंधित जो अन्य गतिविधियां रही हैं, है ना। तो इस तरीके से जो एक सांस्कृतिक ताना बाना है इन दोनों देशों के बीच में बहुत पुराना रहा है। दूसरी बात यदि हम समझें तो आर्थिक संबंध के दृष्टिकोण से दोनों देश बहुत ही एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे अंतर संबंधित है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो नेपाल है, नेपाल से जल विद्युत परियोजना के माध्यम से भारत को बहुत बड़े पैमाने पर विद्युत की आपूर्ति होती है। क्लियर। तो एक बात तो यह है कि विद्युत आपूर्ति है ना भारत को, दूसरी ओर जो भारत है नेपाल के लिए एक व्यापारिक मार्ग का काम करता है ना। भारत जो है नेपाल को एक तरीके से समुद्री मार्ग देता है, क्योंकि नेपाल जो है एक भू आबद्ध देश है ना, लैंड लॉक्ड कंट्री है। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ भूटान है, तीसरी तरफ भारत है ना। तो ऐसे में उसको व्यापारिक मार्ग यदि चाहिए होगा तो सामान्य तौर पर भारत से उसको व्यापारिक मार्ग मिल जाता है। तो इस दृष्टिकोण से व्यापारिक मार्ग के जरिए दोनों देश एक दूसरे के साथ में बेहतर संबंध स्थापित करते हैं। तीसरी बात यह है कि भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ना, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। और विनिर्माण के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में यहां पर आर्थिक संबंध जो है मजबूत होता दिखता है ना। तो इस दृष्टिकोण से दोनों देश यहां पर एक दूसरे के साथ में निकट संबंध दर्शाते हैं। जब हम बात करें राजनीतिक संबंध की, तो राजनीतिक संबंध के दृष्टिकोण से दोनों देशों के बीच में वर्ष 1950 में क्या होता है, तो शांति और मित्रता संधि होती है ना, शांति और मित्रता संधि है ना, वर्ष 1950 में। तो यहां पर एक जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो ये है कि भाई दोनों देश इन मामलों में तो एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, लेकिन कुछ विवाद के जो मुद्दे हैं वो विवाद के मुद्दे अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। उन विवाद के मुद्दों में एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है भूखंड का, है ना, जमीन का। और वह क्या है, वो यहां पर आप मैप से देख रहे होंगे, एक लिम्पिया धुरा, एक काला पानी और एक लिपुलेक, है ना। ये 3 क्षेत्र हैं। नेपाल का कहना है कि भाई हमारे जो अधिकार है इन तीनों पर है। भारत का कहना है कि नहीं, ये हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका जो कारण है, इसका दरअसल कारण ये है कि 1816 में दोनों देशों के बीच में एक संधि संपन्न की गई थी। इनफैक्ट वो 1815 में वो संधि हुई थी और 1816 में उस संधि को मान्यता दी गई थी, है ना। उसका नाम था सुगौली की संधि। इसमें कहा गया था कि नेपाल की जो पश्चिमी सीमा है वह काली नदी को माना जाएगा, है ना। लेकिन अब इन दोनों देशों के बीच में काली नदी के उद्गम को लेकर करके ही विवाद की स्थिति जान पड़ती है। नेपाल कहता है कि काली नदी का उद्गम यहां से है, लिम्पिया धुरा से है,
जबकि भारत कहता है कि नहीं, काली नदी का उद्गम यहां से है, काला पानी से है। तो इसी कारण से यह नेपाल जो है यहां तक अपना क्षेत्र मानता है और भारत कहता है कि नहीं नहीं, आपका क्षेत्र बस यहीं तक है ना। और इसी कारण से दोनों देशों के बीच में हाल के समय में एक विवाद की स्थिति भी देखी गई थी। कुछ समय पहले नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, इन्होंने एक राजनीतिक मानचित्र भी जारी कर दिया था और इस राजनीतिक मानचित्र के माध्यम से उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि ये तीनों ही क्षेत्र नेपाल के अंतर्गत में आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक 80 किलोमीटर लंबा एक सड़क मार्ग निकाला इस वाले क्षेत्र से, लिपुलेख वाले क्षेत्र से, जो कि चीन की ओर जाता है। इसका मकसद ये था कि भाई हम इसके माध्यम से पर्यटन का विकास करेंगे और इधर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी हम इस रास्ते से जो तीर्थयात्री हैं उसको भेज सकेंगे। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन नेपाल ने इसका विरोध किया कि भाई ये तो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आप यहाँ पर सड़क क्यों बना रहे हैं, है ना। तो ये जो है दोनों के बीच में इन मुद्दों को लेकर करके एक ऊहापोह की स्थिति कह सकते हैं या फिर एक आरोप प्रत्यारोप की स्थिति कह सकते हैं, अक्सर हाँ देखने को मिलता है ना। लेकिन अब इन दोनों के साथ ही एक और जो फैक्टर है वो है कि सुस्ता नदी, है ना। सुस्ता जो है गंडक नदी से ही संबंधित एक नदी है और यह जो है बिहार में पश्चिमी चंपारण के हिस्से में बहती है ना। तो इस पर भी दोनों देशों के बीच में एक तनाव की स्थितियां देखी जाती हैं। तो एक तो दो फैक्टर जो हैं विवाद के वो तो ये हैं ही, इसके अलावा जो चीन का फैक्टर है, चीन का फैक्टर भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण क्या है कि चीन हमेशा चाहता है कि भाई हम नेपाल को अपने स्तर पर प्रभावित करें और भारत के साथ जो इसका विवाद होता रहता है उसका हम फायदा उठाएं, है ना। और इस कारण से चीन नेपाल में विभिन्न स्तरों पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और साथ ही नेपाल ने BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, उसमें भी इसने पार्टिसिपेशन किया है ना। तो चीन के BRI में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नेपाल की भूमिका क्या कहें, नेपाल की भागीदारी, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि BRI में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यह जो है गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र से गुजरता है। ये सब कहानी जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस लिहाज से चीन अक्सर भारत के अगेंस्ट में नेपाल के साथ में ज्यादा गठजोड़ बनाने की कोशिश करता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी समझ लीजिएगा कि जिस केपी शर्मा ओली और उनके गठबंधन सरकार की यदि हम बात कर रहे हैं तो उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी, है ना, वो सामान्य तौर पर चीन के प्रति अधिक इंक्लाइंड रही और इनके अलावा जो साम्यवादी दृष्टिकोण है ना, कम्युनिस्ट दृष्टिकोण है, उसको और अधिक प्रसारित करने का भी मौका दिया गया। और चीन खुद इस तरीके की विचारधारा को पुष्पित पल्लवित करता है। ऐसे में चीन निश्चित तौर पर चाहता है कि भाई भारत के अगेंस्ट में हम नेपाल से कहीं अधिक नजदीकी संबंध बनाए रखें। क्लियर? लेकिन हाल के समय में जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों देशों के बीच जो वर्तमान में संबंध है ये एक संतोषजनक संबंध के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इस बीच जो हालिया चुनाव हुआ है, इस चुनाव का क्या परिणाम आएगा, इसके आधार पर इन दोनों देशों के बीच जो भविष्य की रूपरेखा है ये देखी जा सकती है। अब मैंने आपको बता ही दिया कि केपी शर्मा ओली जी ने चुनावी भाषण में ही कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम ये ले लेंगे, है ना। तो इस तरीके की स्थितियां भी इन दोनों देशों के बीच में देखी जाती हैं। लेकिन जहां तक बात है भारत के द्वारा उठाए गए कदम की, भारत के पक्ष की, तो यहाँ पर एक चीज अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत ने हर संभव कोशिश किया है कि नेपाल का किसी भी स्तर पर मदद की जाए, नेपाल को सहयोग दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2015 में जब नेपाल में भयंकर भूकंप आया था तो फिर वहां पर जिस तरीके से जान माल की हानि हुई थी उसमें भारत ने बढ़ चढ़ करके वहां के लोगों को, वहां की सरकार को मदद पहुंचाया था, है ना। इवन वर्तमान में भी बीते कुछ महीने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री महोदय लुम्बिनी गए और वहां पर एक बौद्ध विहार की स्थापना की गई है उनके माध्यम से, और साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विरासत केंद्र की भी शुरुआत की गई है ना।
तो ये सभी गतिविधियां भारत की ओर से की जाती रही हैं। भारत हमेशा चाहता है कि नेपाल का सही तरीके से विकास हो, नेपाल का बेहतर तरीके से सहयोग दिया जाए, और यह जरूरी भी है ना। जाहिर सी बात है कि भारत खुद जो है एक विकसित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रख रहा है ना, और आने वाले समय में भारत वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ओर आगे बढ़ रहा है। हाल के समय में जो गतिविधियां हुई हैं उससे भी इसका प्रमाण मिलता है। क्लियर। तो ऐसे में जो भारत के निकटतम पड़ोसी देश के तौर पर नेपाल है, तो नेपाल के लिए भी आवश्यक है कि नेपाल का भी सही तरीके से विकास हो, है ना, क्योंकि एक सुरक्षित भारत का यदि हम सपना देख रहे हैं, एक सुरक्षित भारत का विकास यदि हम चाह रहे हैं, तो एक संपन्न नेपाल के लिए भी भारत को विचार करने की आवश्यकता है और उसके हिसाब से कदम बनाने की आवश्यकता है। तो आज की चर्चा में हमने इन सभी बिंदुओं पर बातचीत की, किस तरीके से नेपाल में वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है और इसका क्या कुछ परिणाम आने की संभावनाएं बन सकती हैं, और इसका जैसा भी परिणाम होगा तो उसका क्या कुछ इम्पैक्ट भारत व भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ सकता है, और साथ ही भारत और नेपाल के बीच में जो संबंधों का ताना बाना है वो क्या कुछ कहता है, हाल के समय में दोनों देशों के बीच में किन मुद्दों को लेकर करके विवाद की स्थितियां देखी गई हैं। इन सभी पर आज हमने संक्षिप्त चर्चा की। इसके आधार पर आप भारत और नेपाल के बीच के संबंध को आप समझ सकते हैं, है ना। और आज की चर्चा के आधार पर मैं आप सभी के लिए एक सवाल छोड़ देता हूं। आप कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा कि नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमाएं टकराती हैं, है ना। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।